नमस्कार दोस्तों आपके चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। इसके पहले मैं 2 पार्ट आपके चैनल में डाल चुका हूँ यहाँ पे क्लासरूम विद आदित्य में, और ये यूपी पीसीएस के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, पुलिस के लिए, और जितने भी लेखपाल के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है और जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, ये उसका मिसलेनियस वीडियो है। पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं डाल चुका हूँ। उसको आप लोग प्लेलिस्ट में क्लासरूम विद आदित्य में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे ये पड़े हुए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। आशा है कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, जो वाद्य यंत्र औरंगज़ेब बजाता था। औरंगज़ेब जो वाद्य यंत्र बजाता था वो कौन सा था? वीणा था। तो औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, या खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, उस टाइम में शासक कौन था, या जो युद्ध का एक पार्टी थी वो कौन था? तो एक पार्टी जो थी खानवा के युद्ध में वो बाबर के समय में हुआ था। बाबर के टाइम में लड़ाई लड़ी गई थी। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि बाबर का अपोनेंट कौन था, विरोधी कौन था। ठीक है, खानवा के युद्ध में। ठीक, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चौसा का युद्ध हुआ था किसके समय में? हुमायूं के समय में। आपको कमेंट करके बताना है कि हुमायूं के समय में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसका हुमायूं का अपोनेंट कौन था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके समय में? अकबर के समय में। आपको कमेंट करके बताना है कि उसका अकबर का अपोनेंट कौन था। अगला पॉइंट है दोस्तों, बल्ख का युद्ध किसके समय में हुआ था? तो बल्ख का युद्ध हुआ था शाहजहां के समय में हुआ था। आपको बताना है कि अपोनेंट कौन था। ठीक, ये 4 युद्ध हैं इंपॉर्टेंट, खानवा का, चौसा का, हल्दी घाटी का और बल्ख का युद्ध है। इसके समय में ये इनके समय में युद्ध हुए थे, और उनके अपोनेंट कौन थे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है का निर्माण करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है उसका निर्माण कराया था अकबर ने। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था। आपको बताना है कि क्यों कराया था, कमेंट करके बताइएगा किसके उपलक्ष्य में कराया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मोती मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है का निर्माण कराया था औरंगज़ेब ने। तो औरंगज़ेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसमें क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जिस शासक द्वारा एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई, सही ढंग से एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई, वो इल्तुतमिश था। देखिए, एकता जो है वो पहले ही प्रारंभ की जा चुकी थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं शुरू की गई थी। एकता जो है वो प्रॉपर रूप से शुरू करी है इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने शुरू करी है, लेकिन सबसे पहला जो इक्तेदार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, मोहम्मद गौरी के समय में आया था। ठीक, उसका गुलाम, और इसके साथ में सबसे पहला इक्ता गौरी ने उसको प्रदान किया था। इक्ता की अधिकतम जो सीमा होती थी वो 3 वर्ष की हुआ करती थी, और इसके साथ साथ में एक तुसी नामक व्यक्ति की एक रचना है, सियासतनामा तुसी की। उसमें जो है इक्ता के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया। मोहम्मद गौरी के विजय के बाद में उत्तर भारत में एकता व्यवस्था जो है वो शुरू करी गई थी। ठीक, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ में गौरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी का एकता प्रदान किया था। ठीक है, कहाँ का एकता दिया था? इक्तेदार बनाया था उसको। एक तरीके से आप उसको गवर्नर समझ लीजिए। ठीक है, गवर्नर के समकक्ष या एक लोकल शासक के समकक्ष से मिलता जुलता। ठीक है, एकता प्रदान किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने इक्ता को दिल्ली सल्तनत में एक सही तरीके का ढांचा और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया था। ठीक, याद रखिएगा। तो प्रॉपर रूप से किसे माना जाता है इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत? जो प्रॉपर रूप से उसको अरेंज किया इक्तेदारी को अरेंज किया इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सावंत विमल ने कराया था। ये मंदिर जिस पत्थर से बने हुए हैं वह है संगमरमर। तो
आबू यानी कि माउंट आबू का नाम सुना होगा, राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर वहीं पर स्थित हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था वो गुजरात के का चालुक्य शासक था भीमदेव प्रथम, उसका एक सामंत था विमल, उसने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये मंदिर मार्बल के बने हुए हैं यानी कि संगमरमर के बने हुए हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं। देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं कि खुलदाबाद औरंगाबाद, खुलदाबाद औरंगाबाद का एक तालुका है, ठीक है, एक एरिया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ पे औरंगज़ेब का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा है। फिर उसके बाद में दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, ठीक है। तो ये 4 मकबरे हैं, याद रखिएगा। खुलदाबाद में औरंगज़ेब, फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का, फिर आगरा में एतमादुद्दौला का, और दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसमें चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ सिसोदिया वंश के जिस शासक ने मालवा के शासक को परास्त करके बनाया था तो वो थे राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने मालवा के शासक को परास्त किया, उसी के उपलक्ष्य में जो है वो कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी। किसने? राणा कुंभा ने। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अजमेर का वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है वो कौन था? वो था पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि 1177 से 1192, ठीक है। 1192 के बीच में जो शासक था अजमेर का वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से पुकारते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के जिस सुल्तान ने बेरोजगार कार्यालय खोला था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो बेरोजगारी कार्यालय खोला था, ठीक है, बेरोजगारों की सहायता करने के लिए, याद रखिएगा। और फिर अगला पॉइंट दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है कि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए जिस सुल्तान ने दीवाने खैरात नाम का विभाग स्थापित किया था, तो दीवाने खैरात भी स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में, दिल्ली में हुई थी। उसके बाद में अपनी गद्दी पे बैठा था फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत के लिए और जाना जाता था, ठीक, याद रखिएगा। और इसके संबंध में ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला, बेरोजगारी कार्यालय किसने खोला था सहायता के लिए? ये फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए किसने दीवाने खैरात की स्थापना करी थी? वो भी फिरोज शाह तुगलक था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसमें क्या है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि मध्ययुगीन सल्तनतकालीन शासक जो उच्च शिक्षित था, विद्या तथा शिक्षा का पोषक माना जाता था और विद्वानों को अपने यहाँ शरण देने वाला था, वो कौन था? बलबन, ठीक है। तो बलबन को मध्यकालीन शासक के रूप में उच्च शिक्षित माना जाता है, विद्या और शिक्षा का पोषक माना जाता है इसे, और विद्वानों को अपने यहाँ शरण देने वाला माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत में जो मुगल शासक थे वो कौन थे? चगताई तुर्क थे। तो चगताई तुर्क थे, ठीक। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका सुन लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि मुगल काल का जो पहला शासक माना जाता था वो बाबर माना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर लंग का नाम सुना होगा, तैमूर का 5वां वंशज था। और माता की ओर से चंगेज का यानी कि चंगेज खान कौन था? मंगोल नेता था, मंगोल शासक था, ठीक है। चंगेज का 4था वंशज था, ठीक, याद रखिएगा। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसका परिवार किसके अंतर्गत आता था? चगताई वंश के अंतर्गत आता था, तुर्क थे ये सब। और उसके बाद में ये चगताई वंश के माने जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम जो आक्रमण था वो 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था। तो बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था भारत पे वो 1519 में किया था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था, ठीक, याद रखिएगा। ये आपका चगताई तुर्क मुगल माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसमें क्या है? अगला है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसब प्रदान किए जाते थे
तो उस पर आधारित थी। और मनसबदारी की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, अगले पॉइंट में कह रहा है कि अकबर ने प्रारंभ की थी। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात व सवार के पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, जात और सवार के पद प्रदान किए जाते थे। और मनसबदारी कितने भागों में बटी थी, और मनसबदारी बटी थी 3 भागों में बटी थी। ठीक है, तो जात और सवार के पद दिए जाते थे और ये 3 व्यवस्थाओं में 3 भागों में बटी हुई थी। देखिए क्या था कि मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी पूरी तरह से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। ठीक, इसमें होता क्या था कि अकबर ने इसको शुरू किया था। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता था, इसमें उन व्यक्तियों को सम्राट की सेना में एक पद दे दिया जाता था। ठीक है, और जो शाही सेना में शामिल होते थे वो उनको मनसब कहा जाता था, मनसब देना कहा जाता था। ठीक है, और इसको जो ग्रहण करने वाले थे, ठीक है, वो मनसबदार कहलाते थे। ठीक, याद रखिएगा। फिर मनसबदार के पद के साथ में 1594 से 95 में सवार का भी पद जुड़ने लगा था। ठीक है, कब, 1594 से 1595 में सवार का पद जुड़ने लगा। फिर क्या हुआ, अकबर के शासनकाल में क्या हुआ कि शासन मनसबदारी प्रथा कई चरणों में बढ़ गई और बहुत ही हाई अपने पीक पे पहुंच गई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से व्यक्ति के प्रतिष्ठा और वेतन का ज्ञान होता था। इस एक पार्ट हो गया मनसबदारी का सबसे ऊंचा। सवार से क्या होता था, सवार जो है घुड़सवारों की दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। सवार जो शब्द है वो घुड़सवारों की दस्तों की संख्या होती थी। ठीक है, और 1595 में क्या हुआ कि जात पद के साथ में सवार पद को भी जोड़ दिया गया। तो 2 पद होते थे, एक सवार और एक जात। तो सवार ऊंचा पद, ठीक है, उसकी हैसियत दरबार में, और उसके बाद में सवार जो घोड़े उसके पास में उसके कितने उसके पद उसमें घोड़े कितने शामिल होते थे। ठीक है, घोड़ों के स्लॉट्स कितने होते थे, वो आपका सवार होते थे। तो एक पद 1595 में जुड़ गया, जातो सवार। ठीक है, तो 3 श्रेणियां बन गई, पहला सवार, दूसरा पहला कौन सा बन गया, पहला सवार बन गया, पहला जात बन गया, माफ़ करिएगा, पहला जात बन गया, फिर सवार बन गया और फिर उसके बाद में जातो सवार बन गया। तो 3 पद ये बन गए और अकबर के समय उत्कर्ष परिव्यवस्था थी, जो मुगल सैन्य व्यवस्था थी वो इसी पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जिस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। ये कर है, ठीक है, कर दिया था, वो कौन था, शाहजहां था। तो मुगल बादशाह बलबन जिसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करी थी, ये ईरानी प्रथाएं थीं। ठीक, इसको समाप्त किसने किया था, शाहजहां ने समाप्त किया था। ठीक, याद रखिएगा। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि बलबन ने दरबार में फ़ारसी परंपरा आधारित, ईरान की परंपरा, ठीक, फारस बोला जाता था पहले, आधारित सिजदा क्या होता था, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने झुकना सिजदा कहलाता था। पाबोस क्या होता था, पाँव को, सम्राट के पाँव को चूमना पाबोस कहलाता था। ठीक है, इसको अनिवार्य किया था। ठीक, बलबन ने अनिवार्य कर दिया था, जिसको बाद में शाहजहां ने समाप्त किया। ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसा बलबन ने क्यों किया था, ये तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए किया था, तुर्क चहलगामी के प्रभाव को कम करने के लिए ये बलबन ने किया था। ठीक है, शुद्ध रक्त वाली नीति जो है वो अपने आप को स्थापित करना चाहता था कि जो मुग़ल हैं वो एक शुद्ध रक्त वाली या सम्राट की पदवी से ही नहीं, वो भी अपने आप को ईरान में एक शाही वंश से जोड़ने की कोशिश करता था और तुर्कों के प्रभाव को उसको कम करना था। ठीक है, और अपनी सुपीरियरिटी दिखानी थी। इस कारण से इसने 2 सिस्टम जो थे वो प्रारंभ किए थे, ईरान से संबंधित, फारस से संबंधित थे, सिजदा और पाबोस। इसी के साथ में उसने जो है नवरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया था, जो ईरान का दरअसल त्यौहार हुआ करता था। ठीक है, वो भी जो है तुर्कों के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।